तो कभी सोचा है कि हमारी ये जीती जागती हलचल से भरी दुनिया आखिर बनी कैसे? आज हम इसी एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। चलिए, जीवन की इस महागाथा को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े और बहुत गहरे सवाल से। जरा सोचिए, एक बंजर निर्जीव ग्रह आज करोड़ों तरह के जीवों से गुलजार कैसे है? आखिर ये हुआ कैसे? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 4.5 अरब साल पहले। कल्पना कीजिए एक ऐसी पृथ्वी की जो सचमुच आग का गोला है। हर तरफ लावा उबल रहा है, जहरीली गैसों का धुआं है। मतलब यहाँ पर जीवन के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस निर्जीव उबलती हुई दुनिया में जिंदगी की वो पहली चिंगारी, वो पहली स्पार्क आखिर जली कैसे? चलिए इस रहस्य का पहला पन्ना पलटते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट एक थ्योरी लेकर आए जिसे कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन या रासायनिक विकास। ए.आई. ओपारिन और जे.बी.एस. हाल्डन जैसे महान वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि सही माहौल और सही केमिकल्स के मिलने से शुरू होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस थी। अच्छा, तो ये पूरी प्रोसेस एक रेसिपी की तरह कई स्टेप्स में हुई। सबसे पहले सिंपल केमिकल्स आपस में रिएक्ट हुए और जीवन के लिए ज़रूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। फिर ये मॉलिक्यूल्स एक झिल्ली जैसी चीज़ में इकट्ठे हो गए जिन्हें कोएसिवेट्स कहते हैं। आप इन्हें जीवन की पहली कोशिका का एक कह सकते हैं प्रोटोटाइप समझ सकते हैं। और आखिर में इनके अंदर आरएनए और डीएनए जैसा जेनेटिक मटेरियल बना जो लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके आगे बढ़ाता है। और सुनिए, ये सिर्फ एक थियोरी नहीं थी। 1952 में मिलर और यूरे नाम के 2 साइंटिस्ट्स ने एक बड़ा हिम्मत वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लैब के अंदर एक फ्लास्क में उस जमाने की पृथ्वी का माहौल बनाया। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप का एक मिक्सचर। इसे प्राइमोर्डियल सूप यानी आदिम सूप भी कहा जाता है। अब इस सूप में जान डालने के लिए एनर्जी की जरूरत थी, ठीक वैसे ही जैसे उस जमाने में आसमान में भयंकर बिजलियां कड़कती थीं। तो उन्होंने उस फ्लास्क के अंदर बिजली की चिंगारियां पैदा की, मानो एक छोटा मोटा तूफान ही बना दिया हो। और जो नतीजा सामने आया उसने तो विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उस निर्जीव मिश्रण में अमीनो एसिड्स बन गए। जी हाँ, वही अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं और जिन्हें हम जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ये एक जबरदस्त खोज थी जिसने ये साबित कर दिया कि हाँ, निर्जीव चीजों से जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो ठीक है, जिंदगी की शुरुआत तो हो गई, पर एक अकेली कोशिका से लेकर आज की नीली व्हेल और इंसानों तक का ये जो लंबा सफर है, ये कैसे तय हुआ? अब हम उन सुरागों पर नजर डालेंगे, उन सबूतों को देखेंगे जो विकास की इस अविश्वसनीय कहानी को सच साबित करते हैं। कमाल की बात यह है कि सबूत हमारे अपने शरीर में ही छिपे हैं। जैसे इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख और भेल का फ्लिपर बाहर से देखने में कितने अलग हैं, है ना? पर अंदर इनकी हड्डियों की बनावट एक जैसी है। ये बताता है कि हमारे पूर्वज एक ही थे। वहीं दूसरी तरफ पक्षी और तितली के पंख दोनों उड़ने का काम करते हैं, पर उनकी बनावट बिल्कुल अलग है। और तो और हमारे शरीर में अपेंडिक्स जैसी चीजें हैं जो अब किसी काम की नहीं, पर ये बताती हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए ये कभी जरूरी रही होंगी। और सबूत यहीं खत्म नहीं होते। हमें आर्कियोपेट्रिक्स जैसे फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले हैं जो आधे डायनासोर और आधे पक्षी जैसे लगते हैं। ये इवोल्यूशन की एक मिसिंग लिंक को जोड़ते हैं। अगर हम मछली, कछुए और इंसान के शुरुआती भ्रूण को देखें तो वो हैरान करने वाले रूप से एक जैसे दिखते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबूत तो हमारे डीएनए में है। पृथ्वी के लगभग हर जीव का जेनेटिक कोड एक ही भाषा में लिखा है, जो एक बड़े साझा परिवार की तरफ इशारा करता है। ये सारे सबूत मिलकर एक ही जबरदस्त सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं, कॉमन एंसेस्टर यानी साझा पूर्वज। इसका मतलब है कि हम सब, मतलब इंसान, एक आम का पेड़ और एक छोटी सी मछली, हम सब एक ही विशाल जीवन वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं जिसकी जड़ें किसी एक ही पूर्वज तक जाती हैं। लेकिन इन सारे बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी कहानी किसने बनाई? यहाँ एंट्री होती है इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक, चार्ल्स डार्विन की, जिन्होंने हमें एवोल्यूशन का असली इंजन दिखाया। डार्विन का वो महान विचार था नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, हर जीव जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। स्टेप 2, लेकिन दुनिया में खाना और जगह लिमिटेड है,
तो जीने के लिए एक स्ट्रगल होता है। स्टेप 3, कोई भी दो जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, सब में थोड़ा बहुत फर्क होता है। और स्टेप 4, आखिर में नेचर सिर्फ उन्हें चुनती है जो अपने माहौल में सबसे बेहतर ढल पाते हैं। यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने हमें क्यों का जवाब तो दे दिया, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए थे कि ये बदलाव कैसे आते हैं, मतलब इन बदलावों का सोर्स क्या है। इसका जवाब हमें मिला जेनेटिक्स की खोज के बाद। चलिए अब डार्विन के आइडिया को मॉडर्न साइंस की नज़र से देखते हैं। आज हम जानते हैं कि इवोल्यूशन को कई ताकतें मिलकर चलाती हैं। इसमें डीएनए में अचानक होने वाले बदलाव यानी म्यूटेशंस हैं, जीन्स का आपस में मिलना जुलना है, डार्विन का बताया हुआ नेचुरल सिलेक्शन है, और आबादियों के बीच जीन्स का आना जाना यानी जीन फ्लो भी शामिल है। ये सब मिलकर विकास की कहानी को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। इन सब में सबसे जरूरी है म्यूटेशन। महान वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीस ने इसे इवोल्यूशन का कच्चा माल कहा था। हमारे डीएनए में होने वाले ये छोटे छोटे रैंडम बदलाव ही हैं जो नई नई वैरायटी पैदा करते हैं, जैसे किसी की आंखों का रंग अलग होना या किसी जानवर का अपने माहौल में बेहतर तरीके से छिप पाने की काबिलियत। नेचुरल सिलेक्शन को काम करते हुए देखने का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इंग्लैंड के पेपरमिश पतंगों की कहानी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पेड़ हल्के रंग के थे, तो सफेद पतंगे आसानी से छिप जाते थे और चिड़ियों का शिकार होने से बच जाते थे। लेकिन जब फैक्ट्रियों के धुएं ने पेड़ों को काला कर दिया, तो अचानक काले पतंगों को फायदा होने लगा। अब वो बेहतर छिप सकते थे। नतीजा, कुछ ही सालों में काले पतंगों की आबादी बढ़ गई। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक लाइव एक्शन शो था। तो जब विकास की ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक चलती रहती है, तो इसका आखिरी नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है बिल्कुल नई प्रजातियों का जन्म। एक ऐसी प्रोसेस जिसे साइंटिस्ट कहते हैं स्पीसिएशन। नई प्रजातियां बनने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है जब किसी आबादी के बीच में कोई नदी या पहाड़ जैसी रुकावट आ जाए और वो दो हिस्सों में बट जाए। समय के साथ ये दोनों ग्रुप इतने अलग हो जाते हैं कि वो एक नई प्रजाति बन जाते हैं। दूसरा तरीका तब होता है जब एक ही जगह पर रहते हुए भी किसी ग्रुप में इतने बदलाव आ जाते हैं कि वो बाकी आबादी से अलग होकर एक नई प्रजाति बना लेते हैं। ये सब तो ठीक है, पर वैज्ञानिक असल में ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई प्रजाति अभी भी इवॉल्व हो रही है या नहीं? क्या उनके पास कोई खास टूल है? दरअसल हाँ, एक तरह का मैथमेटिकल टूल है। इसे हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहते हैं। इसे एक तराजू की तरह समझिए। ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी आबादी पर इवोल्यूशन का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसके जीन्स का बैलेंस बना रहेगा, मतलब तराजू एकदम बराबर रहेगा। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि ये बैलेंस बिगड़ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ नेचुरल सिलेक्शन या म्यूटेशन जैसी कोई ताकत जरूर काम कर रही है। ये इवोल्यूशन को पकड़ने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। और ये हमें एक आखिरी और हैरान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। इवोल्यूशन रुका नहीं है, ये अभी भी इसी पल हो रहा है। हम और हमारे आसपास के सभी जीव लगातार बदल रहे हैं। तो जरा सोचिए, अगर इवोल्यूशन की यही ताकतें काम करती रहीं, तो आज से 10 लाख साल बाद हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।